भगत सिंह के राजनीतिक दस्तावेज के 5वें खंड में आज हम जिस विषय को लेंगे वे है उनके जेल डायरी के अंश। ये कुछ इस तरीके से लिखे हुए हैं, जितना भी भगत सिंह ने जेल में रहकर अध्ययन मनन किया उसमें से जो भी कुछ उन्हें इंपॉर्टेंट लगा वो उन्होंने यहाँ पर राइटर्स के साथ, दार्शनिकों के साथ नोट डाउन किया है। छोटे छोटे नोट्स हैं, 4-4, 5-5 लाइनों के, और साथ में वो लोग कौन थे, जो दार्शनिक थे, उनका एक छोटा सा परिचय वे नीचे फुटनोट्स में दे रहे हैं। तो मैं इसे जस का तस पढ़ दूंगी, क्योंकि हमें संदर्भ नहीं मालूम है कि इन दार्शनिकों ने किन संदर्भों में इसे लिखा है, इन नोट्स को। और भगत सिंह ने जो लिए हैं नोट्स, हम ये तो पता लगा सकते हैं कि भगत सिंह ने बहुत अध्ययन मनन किया है। कोई भी लेख लिखने से पहले इन दार्शनिकों ने जितनी भी बातें कही होंगी, भगत सिंह ने उनका मूल्यांकन किया होगा भारतीय संदर्भों में। उसके बाद सत्यता की कसौटी पर उसे परखा होगा कि ये लोग जो कह रहे हैं और जो हमारा भारतीय समाज है इस वक्त, वो इससे कितना मेल खाता है। उसके बाद भारतीय संदर्भों के साथ उन्होंने लेख लिखे होंगे। तो इस जेल डायरी के अंशों को मैं जस का तस पढ़ दूंगी। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हूल जौहार। विषय है जेल डायरी से अंश। सबसे पहले है राज्य का विज्ञान। तो राज्य का विज्ञान, राज्य किस तरीके से होना चाहिए, ये सबसे पहला है। प्राचीन राज्य व्यवस्था, रोम और स्पार्टा, अरस्तु और प्लेटो। राज्य के प्रति व्यक्ति की मातहती इन प्राचीन राज्य व्यवस्थाओं स्पार्टा और रोम की प्रमुख विशेषता थी। हेलास यानी कि यूनान का प्राचीनतम नगर राज्य हेलास बोला जाता था। हेलास में या रोम में नागरिक को बस थोड़े से निजी अधिकार प्राप्त थे। उसका आचरण काफी हद तक सार्वजनिक सेंसरशिप के अधीन था और उनका धर्म राज्य सत्ता द्वारा लागू किया गया होता था। एकमात्र सच्चे नागरिक के संप्रभुता संपन्न निकाय के सदस्य विशेषाधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग के मुक्त लोग होते थे, जिनके लिए शारीरिक श्रमदास किया करते थे, जिनके पास कोई नागरिक अधिकार न थे। तो राज्य किस तरीके से होना चाहिए, और उसमें वो 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, रोम और स्पार्टा का। और जो लेखक या दार्शनिक हैं वो हैं अरस्तु और प्लेटो के विचारों को यहाँ पर वे रख रहे हैं। और ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे जाति का विनाश में डॉक्टर अंबेडकर पैट्रिशिया और प्लेबियंस के बारे में लिखते हैं। इसके ऊपर चर्चा हम तभी करेंगे जब हम जाति का विनाश पढ़ेंगे। उसका भी डिजिटलाइजेशन मैं इस मंच से जरूर करूंगी, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर के चीजों के साथ छेड़खानी किए जाने का अंदेशा है, जिसके ऊपर रतन जी ने एपिसोड भी बनाया था, और जिसमें डॉक्टर अंबेडकर का पार्लियामेंट में जो उन्होंने रेजिग्नेशन अपना पढ़ा था, उसको मैंने इसी मंच से पढ़ा था लाइव। तो उसमें ऐसी आशंका है कि उनके भाषणों के साथ या उनके जो लेख हैं, लेखन सामग्री है, उसके साथ छेड़छाड़ चालू हो गई है। तो इसीलिए जाति का विनाश का डिजिटलाइजेशन मैं इस मंच से जरूर करूंगी। और यहाँ पर यदि आप जानना चाहते हैं कि रोम और स्पार्टा क्या थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। नीचे फुटनोट्स में दिया हुआ है। रोम, प्राचीन रोम गणराज्य और साम्राज्य, और स्पार्टा क्या था, यूनान का प्राचीन नगर राज्य। एरिस्टोटल और प्लेटो, अरस्तु और प्लेटो, इस तरीके से हम इन्हें जानते हैं। और ये कौन थे? अरस्तु जो थे वो 384 से 322 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक, और प्लेटो का शिष्य, सिकंदर का शिक्षक। सिकंदर तो हम सभी जानते हैं, जिन्हें अलेक्जेंडर भी बोला जाता है। उसके बहुतेरे शिष्यों पर लिखा, जिसमें से पॉलिटिक्स और पोएटिक्स विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो कई सारे विषयों में उनके सबसे जो महत्वपूर्ण विषय हैं वे थे। और अब प्लेटो कौन है? प्लेटो 427 से 347 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक और सुकरात का शिष्य और आदर्श राज्य के यूटोपिया के तौर पर रिपब्लिकन का लेखक, जिसमें उसने एक दार्शनिक राजा और विवेक सम्मत राज्य व्यवस्था की कल्पना की थी।
और बीच में हेलास शब्द भी आया है। तो हेलास क्या है? हेलास जो है वो प्राचीन यूनान को ही हेलास बोला जाता है। तो अब आगे बढ़ा रहे हैं सुकरात, ये राज्य का विज्ञान, और अब सुकरात दूसरा टॉपिक। सुकरात, अब सुकरात कौन था? ये भी यूनानी दार्शनिक था। 469 से लेके 399 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक जिसे नौजवानों को भ्रष्ट करने के आरोप में जहर का प्याला पीकर आत्महत्या कर लेने की सजा दी गई थी। तो हम में से बहुत से लोग इस चीज को जानते हैं। तो सुकरात को ये दलील देते हुए प्रस्तुत किया जाता है कि जब कोई भी नागरिक राज्य में पहुंचने के बाद यदि स्वेच्छा से एक नगर में रहने लगे तो उसे सरकार की मातहती स्वीकार करनी चाहिए, भले ही उसे इसके कानून अनुचित क्यों ना लगे। तदनुसार ही इस आधार पर कि यदि वह जेल से फरार होकर भाग जाए तो राज्य के साथ उसका करार भंग हो जाएगा और वह अनुचित सजा के लागू होने का भी इंतजार करते रहने के लिए तैयार रहे। तो थोड़ी अजीब लग रहा है मुझे ये व्याख्या सुनकर सुकरात की, कि वे कहते हैं कि राज्य की जो न्याय व्यवस्था है या जो शासन व्यवस्था है कितनी भी अनुचित क्यों ना लगे, आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। और यदि आपको जेल में डाला जाए और आप जेल से फरार हो जाए तो जो राज्य के साथ आपका समझौता है उसे भंग मान लिया जाएगा कि आपने कानून तोड़ा है, और मनचाहा दंड राज्य आपको दे सकता है जेल से फरार होकर जो करार है उसको तोड़ने के जुर्म में। तो ये थोड़ी अजीब और डरावनी व्याख्या है। प्लेटो, सामाजिक समझौता, इस तरीके से है प्लेटो सामाजिक समझौता। वह समाज और राज्य की उत्पत्ति को पारस्परिक आवश्यकताओं में देखता है, क्योंकि मनुष्य अलग अलग रहकर अपनी बहुविध आवश्यकताओं को तुष्ट करने में असमर्थ होते हैं। वह एक किस्म के आदर्शीकृत स्पार्टा का चित्रण करते हुए कहता है, एक आदर्श राज्य में दार्शनिकों को शासन करना चाहिए और नागरिकों के निकाय को इस कुलीन तंत्र या सर्वश्रेष्ठों की सरकार के प्रति निश्चित रूप से आज्ञाकारी होना चाहिए। वह नागरिकों के सचेत प्रशिक्षण और शिक्षा पर जोर देता है। तो ये प्लेटो जो है वो एक सामाजिक समझौते के तौर पर देखते थे कि समाज में यदि हम रहते हैं तो एक जो कलेक्टिव एफर्ट होता है समाज को आगे ले जाने का, उसकी वो बात करते हैं बजाय एक एक व्यक्ति के अलग अलग संघर्ष के। तो ये तो बहुत सोच विचार वाला विषय है कि कलेक्टिव एफर्ट क्यों इतने जरूरी होते हैं, और साथ ही नागरिकों के सचेत प्रशिक्षण और शिक्षा पर वह जोर देता है। कौन? प्लेटो। तो अब तक तो वैसे भी हमने जितने भी पढ़ा है, चाहे भगत सिंह हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर हों, चाहे तुलसीराम जी हों, प्रकाश वाल्मीकि जी हों, चाहे शरण कुमार लिम्बाले जी हों, जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, ये सभी जो हमारे बहुजन नायक भी हैं वे शिक्षा पर विशेष तौर पर जोर देते हैं। और यहाँ यूनानी दार्शनिकों ने भी हर जगह इस चीज पर जोर दिया है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कैसे प्लान तरीके से हमारे बहुजन समाज को, दलित समाज को शिक्षा से वंचित रखने की कोशिशें की गई हैं। तो उससे बाहर आने के लिए कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। अरस्तु अब इस तरह से लिखा है, वह पहला व्यक्ति था जिसने राजनीति को नीति शास्त्र से मुक्त किया। हालांकि वह सतर्क भी था कि ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल पृथक न हो जाए। तो यदि आपको याद होगा बचपन में जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ा करते थे तो उसमें जो है समाज शास्त्र जिसको बोलते हैं, समाज शास्त्र हम लोग बोलते हैं, दरअसल पॉलिटिकल साइंस जब होता है तो वो समाज विज्ञान उसको कहना चाहिए। तो जो उसका हिंदीकरण हुआ है ना, हिंदी अनुवाद, वो ठीक नहीं हुआ है। समाज शास्त्र नहीं, समाज विज्ञान कहना चाहिए। तो उसमें हम हमेशा पढ़ते थे कि राज्य, सरकार और न्यायपालिका, इस तरीके से तीन गोले होते थे जो तीनों एक दूसरे को टच भी करते थे। तो ये कुछ उसी तरह की यहां पर बात कही जा रही है। उसकी दलील थी, लोगों की बहुसंख्या विवेक के बजाय अपनी भावनाओं से शासित होती है और इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वे उन्हें जीवन पर्यंत अनुशासन में रहने का प्रशिक्षण दे, जैसे कि स्पार्टा में है। जब तक राजनीतिक समाज स्थापित नहीं होता तब तक न्याय का कोई प्रशासन नहीं हो सकता। लेकिन विद इन ब्रैकेट्स इसके लिए आवश्यक है कि सर्वोत्तम संविधान और
विधि निर्माण की सर्वोत्तम प्रणाली की खोज की जाए। पृष्ठ 166 विद इन ब्रैकेट्स 101 ऐसे लिखा हुआ है। यहां पर मैं शासन दिखाती भी चलूंगी ताकि हर तरह का डिजिटलाइजेशन इस पे संभव हो सके। तो ये कुछ एक मौजूदा जो व्यवस्था है लगता है इसी के ऊपर खड़ी हुई है, ऐसी व्याख्या इसमें पढ़ने को हमें मिल रही है कि लोग जो होते हैं बहुसंख्या विवेक की बजाय भावनाओं से चलती है, और उन भावनाओं का यदि राज्य शासित दंगे होने लगे तब क्या करना चाहिए, इसकी व्याख्या भी आनी जरूर बाकी है। लेकिन यहां पर अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। राज्य का बीज परिवार या कुटुंब में होता है। कई कुटुंबों के संयुक्त होने से एक ग्राम समुदाय की उत्पत्ति हुई है, जिससे सदस्य पितृसत्तात्मक सरकार के अधीन होते हैं। कई गांवों को मिलाकर राज्य का निर्माण हुआ है, जो एक प्राकृतिक, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर संगठन था। तो यदि आपको याद हो तो मैं नास्तिक क्यों हूं मैं, इसी तरह की बातें जो है भगत सिंह भी हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्रमिक विकास धीरे धीरे होकर किस तरह रूढ़ियों में बदल गए हैं, तो उन्हें बदलना बेहद जरूरी है, जिसमें मैंने मोबाइल फोन का एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को। तो वही वो कह रहे हैं कि जैसे एक परिवार में जो है वो जो है पुरुष की सत्ता कायम रहती है परिवार में, और कई सारे परिवारों को मिला दो तो एक संयुक्त कुटुंब सा बन जाता है, जिसे हम गांव कह सकते हैं। और कई सारे ग्रामों को मिला दो तो जाके एक राज्य का वो रूप ले लेता है। लेकिन जहां कुटुंब एक व्यक्ति द्वारा शासित होता है, वहीं संवैधानिक सरकारों में व्यक्ति स्वतंत्र और अपने शासकों के समान होते हैं। तो यहां पर वे संविधान की बात कह रहे हैं, तो जहां संविधान की बात होगी तो वहां मताधिकार की बात भी होगी। तो एक जो संवैधानिक व्यवस्था होती है, जो संवैधानिक समाज होता है, उसमें जो शासित वर्ग है, जो शासन करता है, वो भी एक आम जन मतलब उसके अधिकार ऊपर उठे हुए नहीं होते आम जन से। आम जन और शासन कर्ता जो है, दोनों के अधिकार संवैधानिक समाज में समान होते हैं। क्यों? क्योंकि आम जनता ही अपने प्रतिनिधियों को चुनकर आगे भेजती है। तो जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता का ही हिस्सा होते हैं। तो यहां पर जो राजा की कल्पना है उसको वो ध्वस्त करता है कि शासित लोग जो हैं वो राजा नहीं होते हैं, वो आम जनता के ही प्रतिनिधि होते हैं, और उन्हें आम जनता से अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्राकृतिक सामाजिक मैत्री पर परस्पर लाभ से एकता गठित होती है। मनुष्य अपने स्वभाव से एक राजनीतिक, यहां पर उनका मतलब सामाजिक प्राणी से है, क्योंकि विद इन ब्रैकेट सामाजिक लिखा हुआ है। इस तरीके से मैं दिखा भी देती हूं साथ साथ, राजनीतिक विद इन ब्रैकेट सामाजिक। राज्य एक संशय से कहीं अधिक है, जिससे व्यक्ति जुड़ सकते हैं या बिना कोई फर्क पड़े छोड़ सकते हैं। लेकिन स्वतंत्र या नागरिकता रहित मनुष्य अविश्वसनीय, असभ्य और एक नागरिक से भिन्न कोई चीज होता है। तो यहां पर ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नागरिकता रहित मनुष्य होते हैं वो अविश्वसनीय, असभ्य और एक नागरिक से भिन्न कोई चीज होता है। तो जो लोग मूल निवासी से अलग हटकर हैं वो क्यों ऐसे हैं, उसे आप समझ सकते हैं। प्लेटो, मैं सांसन दिखाती भी चलूंगी ताकि हर तरीके से डिजिटलाइजेशन में सहूलियत रहे। प्लेटो है, उसके बाद अरस्तु है, दोनों को मैं पढ़ लेती हूं। प्लेटो ने एक ऐसे निकाय के रूप में राज्य की अवधारणा का पूर्वानुमान किया है जिसके सदस्य एक सर्वमान्य लक्ष्य के लिए सामंजस्यपूर्ण ढंग से संयुक्त हों। अरस्तु का मानना था कि जहां स्वतंत्रता और समानता हो वहां बारी बारी से शासन और अधीनीकरण हो, लेकिन सबसे अच्छा यही है कि यदि संभव हो तो वे ही व्यक्ति हमेशा शासन करते रहें जो न्याय संगत हो।
प्लेटो के साम्यवाद के विरोध में उसकी दलील बाकायदा नियम निर्धारित निजी संपत्ति के पक्ष में थी, जिसके पीछे उसका विचार यह था कि राज्य में सिर्फ एक नैतिक एकता ही संभव या वांछनीय है। तो किन संदर्भों में है ये मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये हजारों साल पहले के दार्शनिक थे और हजारों साल पहले के समाज से अब के समाज में रूढ़ियां तो शायद वही चली आ रही हों, लेकिन सामाजिकता के तौर पर काफी बदलाव आ चुके हैं। सरकारों के प्रकार, तो अब वो अरस्तु वाले टाइटल के अंडर ही ये सरकारों के प्रकार हैं। उसने सरकारों को राजतंत्रों, कुलीन तंत्रों और गणतंत्रों तथा क्रमशः उनके विकृत रूपों जैसे निरंकुश तंत्रों, अल्पतंत्रों और जनतंत्रों में वर्गीकृत किया है, जिसका आधार यह था कि इसमें सर्वोच्च सत्ता एक या कुछ या कई के हाथों में होती है और इसका उद्देश्य सामान्य हित या शासकों का निजी हित होता है तथा इसमें स्वतंत्रता, संपदा, संस्कृति और कुलीनता को भी तवज्जो दी जाती है। तो इसकी व्याख्या करना मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि संदर्भ समझ नहीं आ रहे हैं। ये सिर्फ छोटे छोटे नोट्स निकाल रखे हैं। प्रत्येक राज्य व्यवस्था के 3 अंग होते हैं, विमर्शात्मक, दूसरा कार्यात्मक और तीसरा न्यायिक निकाय। नागरिकता का निर्धारण न तो निवास से होता है और न ही कानूनी अधिकार रखने से, बल्कि न्यायिक सत्ता और सरकारी कामकाज में भागीदारी से होता है। नैतिकता का एक निश्चित स्तर प्राप्त करके कईयों को शासन करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग व्यक्तिगत तौर पर कम योग्य होने के बावजूद वे सम्मिलित रूप से कुछ एक चुनिंदा व्यक्तियों से कहीं अधिक चतुर और अधिक सद्गुण संपन्न होते हैं। तो बराबर की साझेदारी की बात ये कर रहे हैं कि कोई एक व्यक्ति यदि मूर्ख भी है तो जो कलेक्टिव एफर्ट होता है उसमें उसका चाहे एफर्ट बहुत मामूली सा ही क्यों ना हो, काउंट होता है और उसको आप इन्फ्लुएंस में ले सकते हैं। लेकिन सारी विमर्शात्मक और न्यायिक कार्यवाही को संभालने के बावजूद उन्हें उच्चतम कार्यात्मक पदों से बाहर ही रखना चाहिए। सबसे अच्छी राज्य व्यवस्था वह है जिसमें बहुत धनी और बहुत गरीब के बीच का मध्यम वर्ग सरकार चलाए, कारण कि इस वर्ग का जीवन सबसे स्थायी होता है तथा यह सबसे विवेक सम्मत और साथ ही संवैधानिक कार्यवाही में सबसे सक्षम भी होती है। तो अरस्तु का टाइम पीरियड बहुत पीछे का दे रखा है, लेकिन ये एक मध्यम वर्ग की बात कर रहे हैं और उस मध्यम वर्ग को रिप्रेजेंट करे सरकार को एक मध्यम वर्ग के तौर पर ये ले रहे हैं जो गरीबों का भी हित सोचे और जो अमीर हैं उनके हितों को एक कलेक्शन में, एक कलेक्टिव एफर्ट के तहत लेकर आए, जिसमें सबका साथ सबका विकास कह सकते हैं। तो उसकी परिभाषा ऐसी होनी चाहिए, सरकार को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही, जैसा कि हमारे साहब बोल दिया करते हैं। तो सबका साथ सबका विकास का क्या मतलब है, ये यहां से सरकार को समझना चाहिए। नीचे दिया हुआ है पृष्ठ 167 विद इन ब्रैकेट्स 102। वस्तुतः इसी के लिए यह कहा जाता है कि संप्रभुता को नागरिकों की बहुसंख्या में निहित होना चाहिए, जिसमें बेशक दास नहीं आते। जनतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में समानता पर एक मत होते हैं, जिनका निहितार्थ यह है कि सभी नागरिक राज्य के पदों पर आसीन होने या चुने जाने के लिए तथा हरेक सब पर और सभी हरेक पर शासन करने के लिए अहर्य होते हैं। तो सबसे पहले यदि भूमिका में आपने ध्यान से सुना होगा तो उसमें ये चमन लाल जी ने स्पेसिफिकली लिखा है कि जिन जिन शब्दों को, जो जो चीज इंपॉर्टेंट भगत सिंह को लगी थी, उन्होंने अपनी नोटबुक में उन्हें अंडरलाइन कर रखा है। तो यहां पर जो भी शब्द बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं, तो उससे आप यही समझिए कि भगत सिंह की नजर में वे अति महत्वपूर्ण थे और भगत सिंह ने उन्हें अंडरलाइन किया था अपनी नोटबुक में, जैसे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में समानता। ये शब्द बोल्ड लेटर में है, सबसे ऊपर वाले में, सबसे बोल्ड लेटर्स में है ये शब्द, और रियल नोटबुक में जो थे ये अंडरलाइन किए हुए शब्द थे।
अरस्तु भी प्लेटो के भांति ही जनतंत्र को सरकार का एक विकृत रूप मानता था और कहता था कि यह अन्य किसी प्रकार के राज्यों की अपेक्षा बड़े राज्यों के लिए अधिक उपयुक्त है। स्टोइकवादी, सिनिकवादी, एपिक्यूरसवादी। एपिक्यूरस कौन था? एपिक्यूरस 341 से 270 ईसा पूर्व यूनानी दार्शनिक जो मानता था कि आत्म संयम से जीवन सुखमय बनाया जा सकता है। नैतिकता संतोष प्राप्ति का एक साधन है। तो वह क्या विचार रखता है? एपिक्यूरस का कहना था कि न्याय स्वयं में कुछ नहीं है, यह बस एक परस्पर नुकसान रोकने के लिए विद इन ब्रैकेट्स न्याय के आधार के तौर पर समझौते की एक तरकीब भर है। कि न्याय अपने आप में कुछ नहीं होता, ये एक समझौता भर होता है। सोसाइटी जो है वो उच्च श्रृंखल ना हो जाए, इसलिए कुछ कायदों में उसे बांधा जाता है न्याय के। लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब है? और ये व्याख्या मुझे काफी सटीक लग रही है कि लॉ एंड ऑर्डर हम क्यों रखते हैं। कोई राज्य या किसी देश में लॉ एंड ऑर्डर का क्या मतलब है कि लोग निरंकुश ना हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आप किसी का भी एक्सीडेंट करके मार के चलते बने। अब ये अलग बात है कि व्यवस्था कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में हो तो वो ये भी मान लें कि स्टीयरिंग अपने आप चल पड़ा और लोग भी अपने आप ही को चल गए। स्टोइक विद इन ब्रैकेट वाद, ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। दार्शनिक ज़ेनो 340 से 260 ईसा पूर्व। ज़ेनो यूनानी दार्शनिक थे जो आत्म संयम और प्रकृति की संगति में जीवन जीने का हिमायती था। का एक शिष्य जिसने एथेंस में स्टोआ पोइक्लाइट यानी कि पेटेंट पोर्च नामक बगीचे में अपनी दार्शनिक शाखा का शिक्षण संस्थान खोला। बाद में कैटो द यंगर कौन था? 95 से 46 ईसा पूर्व रोमन दार्शनिक जो स्टोइकवादियों का संरक्षक संत बना। ओके। सेनेका कौन था? पूरा नाम ल्यूसियस एनियस सेनेका, 4 ईसा पूर्व से 65 ईसा पूर्व। रोमन लेखक और राजनीतिज्ञ तथा रोमन सम्राट नीरो का शिक्षक, जिसने स्टोइकवाद पर कई निबंध और दुखांत नाटक भी लिखे। थोड़े समय के बाद वह एक तरह से रोम का शासक भी रहा। बाद में आत्महत्या करने की सजा मिली। तो नीरो का जो जिक्र है भगत सिंह मैं नास्तिक क्यों में बहुत अच्छी तरह करते हैं कि नीरो को हम लोग बेहद क्रूर शासक के रूप में जानते हैं। तो उसके ये टीचर थे सेनेका। मार्क्यूस ऑरेलियस। अब मार्क्यूस ऑरेलियस क्या थे? इनका नाम था मार्क्यूस ऑरेलियस एंटोनियस 121 से 180 ईसा पूर्व। रोमन दार्शनिक और सम्राट 161 से 180 ईस्वी तक। उन्होंने मेडिटेशंस नाम से एक क्लासिकल स्टोइकवादी ग्रंथ लिखा। क्लासिकल नहीं, क्लासिक ग्रंथ। स्टोइकवाद पुराने दर्शन की एक शाखा है जो जीवन और कर्तव्य के प्रति अपने दृष्टिकोण में एपिक्यूरसवाद का प्रबल विरोधी है और सुख और दुख के प्रति उदासीन है। सिनिकवाद दार्शनिकों का एक संप्रदाय जिसकी स्थापना एथेंस के एंटिस्थेनीज, जन्म 444 ईसा पूर्व। और नीचे ये सारे फुटनोट्स है जो मैं आपको पढ़ के साथ साथ सुनाती जा रही हूं। तो ये एंटिस्थेनीज क्या है? एंटिस्थेनीज सुकरात से प्रभावित यूनानी दार्शनिक। उनके सादगी भरे जीवन और शिक्षाओं ने गरीबों को आकर्षित किया। तो ज्यादातर ये जो है ये सारे यूनानी दार्शनिक हैं। अभी तक सिर्फ एक ही रोम दार्शनिक हमारे उसमें आए हैं पढ़ाई में, वो थे मार्क्स ऑरेलियस एंटोनियो, रोमन दार्शनिक और सम्राट ने की थी, जिसकी अभिलाक्षणिक विशिष्टता धन दौलत कला विज्ञान और अमोद प्रमोद के विरुद्ध एक प्रकट घृणा के रूप में थी। इन्हें सिनिक इनके रूखे व्यवहार के कारण कहा जाता था। सिनिकवाद कभी कभी मानव स्वभाव के प्रति तिरस्कार भावना के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सिनिक या जिसको हम कहते हैं सनक गए, या वही है क्या ये? एपिक्यूरसवाद। एपिक्यूरस 341 से
270 ईसा पूर्व एक यूनानी दार्शनिक था जिसकी शिक्षा थी कि सुख ही असली चीज है। एपिक्यूरसवाद उसे कहा जाता है जो खाओ पियो और मौज मस्ती में विश्वास रखता है। ईट ड्रिंक एंड मैरी। पृष्ठ संख्या 168 विद इन ब्रैकेट 103। तो आज का ये एपिसोड हम यहीं तक रखते हैं। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।